अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन 27 मार्च जिसमें PTI ने यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तारीख़ साज जलसे को अनाउंस कर रखा था, वो अमर बिल मारूफ, और वो आज इख्तिताम पसीर भी हुआ। लेकिन अपने ख़त्म होने के बाद जो वज़ीर आज़म साहब की एक तवील तरीन, अगर शायद कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उससे तकरीर वो अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गए। जो सरप्राइज़ देना था, जो ट्रम्प कार्ड उन्होंने यूज़ करना था, वो तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो उसका लुब्बे-लुबाब वो ख़त था जो उन्होंने उसमें लहराया। बहुत सारे पैगामात उसमें थे, बहुत सारे लोगों के लिए थे। आज ज़रा हम इस पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ फ़हद हुसैन, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अपना शो भी करते हैं और आज दिन भर ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहे। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब। वालेकुम सलाम। वैसे तो सलाम नहीं बनता, दोपहर से हम साथ हैं, लेकिन बहरहाल ऑन एयर बनता है, ऑन एयर बनता है। अच्छा फ़हद हुसैन साहब, मुझे ये बताएं, ये जो ख़त था तो कहाँ से आया था ये ख़त, किसने लिखा था ये ख़त, कुछ पता है? कुछ रोशनी डाले सर। देखिए मेरे ख्याल में जो नादिया, जो हम कई दिनों से जो बात हो रही थी कि जो बहुत बड़ी सरप्राइज आने वाली है, और न सिर्फ ये कि वो एक सरप्राइज होगी बल्कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें वो शायद उसको घुमा कर रख दे। और यही कहा जा रहा था कि जी आप वेट करें, अभी खान साहब ने अभी अपनी तुरफ का पत्ता जो है वो दिखाना है। और वाकई में पिछले कई दिनों से मेरे ख्याल में मुल्क में सिर्फ यही गुफ्तगू हो रही थी कि ऑपोजिशन ने तो अपनी मूव करके दिखा दी, अब इनकी तरफ से क्या आना है। तो वो आज जब सारी मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान बैठ के उस सरप्राइज का वेट कर रहा था, वो सरप्राइज एक खत की सूरत में हमारे सामने आई। लेकिन वो सरप्राइज ये है कि वो खत का जो कागज तो हमने देख लिया, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या है वो किसी को नहीं पता। तो मजमूई तौर पर मैं ये कहूंगा कि वो सरप्राइज जिसका हम वेट कर रहे थे वो तो नहीं आई। ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं। हमने भी 2 घंटे बैठ के तकरीर सुनी, हमने यानी ये तकरीर के अलावा जो पिछले कई दिनों से जो वेट होता, लेकिन ये जरूर समझ आई कि इस खत, ये कागज का टुकड़ा जिन्होंने लहराया, अब ये इनका जो नया बयानिया बन रहा है, ये उसका एक मरकजी उसका किरदार होगा। और ये बार बार हमें नजर आएगा, बार बार इसका हवाला दिया जाएगा, और बार बार ये कहा जाएगा कि इसकी वजह से ये वो सबूत है उस साजिश का, बैनुल अक़वामी साजिश का, जिसके तहत हमें निकाला गया। अगर इनको निकाला गया तो मेरे ख्याल में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, लेकिन उसको बहुत बड़ी जो सरप्राइज थी वो तो मुझे नजर नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़, खान साहब ने जब ये खत लहराया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुझ पर शक है, अगर किसी को इस पर शक है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड इस पे बात कर सकता है और आके इसको देख सकता है। लेकिन हमने देखा कि एक टेलीविजन चैनल पे शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं और उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को दिखा दें, डाउट कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, किसी को दिखाया नहीं जा सकता। तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है प्राइम मिनिस्टर के और फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है नादिया, कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये भी नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन को 2 दिन के बाद आ रहा है, यानी घंटे के अंदर अंदर आ गया, घंटे के अंदर अंदर आ गया है। अच्छा देखिए, अब मसला असल में सारा यही है कि जब आप इस तरह की बैनुल अक़वामी एक साजिश का जिक्र करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे पास एक सबूत है, और ये सबूत क्या है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये हवाला दिया कि हमें ये धमकी आई है, धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। अब जब आप किसी एक फॉरेन कंट्री को या किसी बैनुल अक़वामी अनासिर के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मैं ये एक स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी खारजा पॉलिसी उससे इफेक्ट हो जाए। खारजा पॉलिसी तो इफेक्ट होती है जब आप इस तरह की बात करेंगे। अब फॉरेन मिनिस्टर का जो आप हवाला दे रही हैं, अब उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि इसमें से अगर मजीद कुछ डिटेल निकली तो उसके तो फिर रिपरकशंस होंगे। मामला असल में मुझे ये लग रहा है कि ये एक सियासी तौर पर इस खत को इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसमें सियासत भी हो जाए, लेकिन उससे कोई इतनी बड़ी चीज ना हो कि हमारी खारजा पॉलिसी। अब ये बीच की चीज, ये बैलेंसिंग एक्ट है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया शायद अपने जोश खिताबत में कि आपको मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन जाहिर बात है कि वो ये किसी को दिखा नहीं। लेकिन साहब मुझे एक और बात बताएं कि इस तरह से कोई लिख कर कोई धमकी देता है मैं भी नहीं दूंगी आपको, मैं सिर्फ भी नहीं करूंगी, 100 दफा सोचूंगी, कोई एविडेंस ना। देखिए बात आपकी ठीक है कि ये एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई वाकई में इस तरह की धमकी है तो क्या वो एक बाकायदा, यानी एक साइंड खत से आएगी कि जी नीचे लिखा हो कि योर्स सिंसियरली, और किसी ने दस्तखत किया योर्स ट्रूली करके। लेकिन बहरहाल अब एक सियासी बयानिया तो बनना है। हाँ ठीक है, कल को अगर वाकई में इस बाकायदा तौर पर इस खत को
जो है वो सामने रखा जाता है और उसमें वाकई में कुछ जेन्युइन चीज़ है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लहरा रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि आगे क्या है, तो मैं तो उसको एक सियासी हरबे से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। अच्छा चलिए खत से आगे बढ़ जाते हैं। जिस सरप्राइज़ का और जिस ट्रम्प कार्ड का हम जिक्र कर रहे हैं या हम वेट कर रहे थे, आपके जहन में क्या आया था कि क्या वो सरप्राइज हो सकता है, क्या वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो जलसे में आज इमरान खान साहब अनाउंस कर सकते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल सही। अब नादिया देखिए, बात यही है कि इतने दिनों से सिर्फ यही बात हो रही थी कि जी को बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, और आपने देखा होगा कि बार बार जब भी हुकूमती वुज़रा या तर्जुमान जो हैं वो टेलीविज़न पे आते थे या आपके शो पे आते थे, तो वो यही कहते थे कि जी आप 27 का वेट करें, हमारा जवाब 27 को आएगा। और वो जवाब क्या होगा कि एक तो ऐसा अजीम शान जलसा होगा कि वो पूरा का पूरा जो मुल्क की सूरत हाल है उसने वो बदल के रख देगा। 10 लाख होंगे, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ होगा। एक तो ही, दूसरा वो कहते थे कि जी ऐसी सरप्राइज ट्रम्प कार्ड आ रहा है कि आप देखेंगे कि खान साहब का जवाब आ रहा है। अब जब आप ये बातें सुन रहे हैं तो जाहिर बात है आप सोचते हैं कि तो बहुत ही को तोप चलने वाली है। जब आप तोप चलाने का जिक्र करते थे तो 2-3 चीज़ों पे क्या सराइयाँ हो रही थी। पहला तो ये था कि जी पता नहीं को बहुत बड़ा किसी को ये डी नोटिफाई करने जा रहे हैं। पहले तो ये बात हो रही थी, किसी को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं, ये बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल हो रही थी। और वो इस तरह की चीज होगी कि वो एकदम जो है जनाब। दूसरा ये था कि ऐन मुमकिन है कोई इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हो कि शायद इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये भी बात हो रही थी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि किसको डी नोटिफाई करने, नहीं आप अच्छा है, अगर आप पूछे भी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तो वो दूसरा ये था कि इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए ना, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है कि यानी आपको इतना बड़ा कदम लेने जा रहे हैं कि उससे इस वक्त जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चला हुआ है वो सारा का सारा जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उस लेवल की जब वहां पे आपने तवक्कुआत रखी हुई हैं और उसके जवाब में एक कागज का टुकड़ा आता है जिसका हमें ये भी नहीं पता क्या है, तो जाहिर बात है जो लोग उस सरप्राइज का इंतजार कर रहे थे वो कुछ हल्के से तो मायूस हुए होंगे। मेरे ख्याल में अभी शायद मैं मायूस नहीं होंगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको मायूसी हुई कि नहीं हुई? मुझे इसलिए मायूसी हुई कि कल मैंने जो शो किया था वो परेड ग्राउंड से किया था और वहाँ पर जो इनके मेन लीडरशिप है वो सारी वहाँ पर मौजूद। और जब उनसे मैं कोई सवाल कर रही थी या कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी तहरीक अदम एतमाद के बारे में, इवन दो कि वो कामयाब होगी और नाकाम होगी तो फिर क्या होगा, सेकंड चीज़ें आपके पास क्या, नादिया कल का इंतजार करें, वही सस्पेंस। हाँ बस आप कल का इंतजार करें और फिर आप देखिए। एक ने तो मुझे ऑफर कर दी कि कल के बाद आपने भी पीटीआई ज्वाइन कर लेनी है, तो ये माइक आप छोड़ देंगे और आप पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। मतलब इतनी बड़ा कोई हैपनिंग होने जा रही है। देखिए ना, यही तो मसला हुआ ना फिर, जो तवक्कुआत उन्होंने कहां पे पहुंचा दी हमारी। ये खान साहब को पीटीआई का मसला है। हाँ, हाइप यहां पर ले जाते हैं, उसके बाद हमें धड़म से गिरा। और दूसरा उसमें ये भी देखिए ना कि मेरे ख्याल में जिस तरीके से जलसे को हाइप किया गया, अच्छा अब क्राउड का साइज जो है उस पे वो हमेशा जाहिर बात है किसी बात एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं होते, ठीक है, ये जलसा अच्छा था, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तारीख साज पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN के सीनियर रहनुमा स्पोक्स पर्सन भी है मरीम नवाशी साहब के। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी जुबैर साहब, आज का जो अमर बिल मारूफ जलसा था उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ट्रम्प कार्ड भी यूज जो उनका था वो भी शो करना था और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी उन्होंने देना था। आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ सामने आई और आप लोगों का रिएक्शन PMLN का आज के क्राउड पे, आज के तारीख साथ जलसे पे? सो कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट बहुत। हमें तो पता था कि उन्होंने कोई सरप्राइज, उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए या कहने के लिए। तो उन्होंने वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो कि बिल्टअप कर रहे थे इतने अरसे से कि जी ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो उनको निकाला जा रहा है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा क्यों होगा? इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगर जब कोई की जाती है तो वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान को मुफाद नहीं चाहते। इमरान खान पाकिस्तान का कौन सा मुफाद सर्व कर रहे थे? गवर्नेंस के हवाले से, बाय अपॉइंटिंग उस्मान बुज़दार, बिजली की कीमतें बढ़ाने से, चीनी की कीमतें बढ़ाने से, गवर्नेंस के इश्यूज में, स्कैम्स में, बेरोजगारी में इजाफा किया। सर वो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का मैं बता देता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में क्यों वो करेंगे जब कश्मीर से ज्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं ना पाकिस्तान के लिए। और जब हड़प किया था 35A और 370A इंडिया ने खत्म किया था, जो कि 72-73 साल में सबसे बड़ा कदम था इंडिया की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने स्टेटस की उसकी चेंज कर दी कि जी
ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो उस वक्त हमने जब लेके गए थे इंटरनेशनल फोरम में, तो पाकिस्तान को 4 सिर्फ ममालिक ने सपोर्ट किया था, 4 200 में से। तो जब आपके अपने जो इतने कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, उस किस्म की कंट्रीज आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार थी, और 54 मुस्लिम कंट्रीज में से सिर्फ 4 मुस्लिम कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, तो आप खुद ह्यूमन राइट्स के इशू पर कश्मीर में आप लेके गए, वहां उधर ठीक है यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां अगर आपका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कौन सी आप फॉरेन पॉलिसी आप कर रहे हैं? अच्छा चलिए, एब्सोल्यूट नॉट में आप झूठ बोल के जब अड्डे मांगे ही नहीं थे, तो फिर आप किस लिए कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट? एब्सोल्युटली नॉट तो वो होता है जो मियां नवाज शरीफ ने कहा था, जिसकी हकीकत को कोई डिनाई भी नहीं किया था किसी ने, जो बिल क्लिंटन ने ऑफर किए थे $5 बिलियन ताकि आप धमाके ना करें इंडिया के धमाकों के बाद, वो होता है एब्सोल्युटली नॉट। वो होता है एक पोजीशन लेना। ये कौन सी पोजीशन होती है कि जब कोई मांगा ही नहीं था? एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि अगर वो आपको लग रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट की वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने वही कौन सी कॉस्ट। अब देखे ना आप, एक उसको बिल्कुल फैक्ट्स पहले रखें, किसने अड्डे मांगे थे, किस चीज पर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, क्या कहा था? इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछा था सर, किसने मांगा था कि जी हमें अड्डे देते हैं या हमें वो फ्रंटलाइन स्टेट बन जाए हमारे जंग के खिलाफ। ठीक है, इट वाज प्रीमेच्योर। अच्छा जुबैर उमर साहब, एक बात उन्होंने और भी बारे में की है, जो उन्होंने बात हमेशा वो कर रहे थे पिछले कई तकरीर कि जी पैसा चल रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं, वही पैसा दे रही हैं, कुछ लोग जानकर और कुछ लोग अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपका शुमार किस में है, जानबूझकर इस्तेमाल होने में या अनजाने में इस्तेमाल होने में? कोई इस्तेमाल नहीं। एक आइन में तरीका दिया हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हम जानबूझ के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और वो बिल्टअप हो रहा था बहुत अरसे से। ये हमारे ऊपर था कि हमने कब उसको इस्तेमाल करना था। आपको पता है जहांगीर तरीन साहब के साथ 30-35 MNAs और MPs हमेशा से थे, पिछले 2 साल से थे, जो मुनर्रिफ MNAs और MPs थे। इसी तरह से और पॉलिटिकल पार्टीज में, अब जाहिर सी बात है जो उनके इत्तेहादी पार्टीज हैं उनकी भी एक कुव्वत बर्दाश्त है, और वो एक हद तक इनके साथ जा सकते थे जब ये देखा कि उनको बोझ उठाना पड़ेगा इमरान खान की खराब पॉलिसीज का, महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वो तो मैसेज तो आना शुरू हो जाता है लोगों के पास, और वो जाहिर है इत्तेहादी भी तंग आ चुके थे। और इसी तरह से उनके अपने MNAs वगैरह, नूर आलम को हमने तो नहीं, पिछले 6 महीने में वो उन्होंने तो कितनी तकरीरें की थी, राजा रियाज फ्रंटलाइन पर आके बात करते थे। बिल्कुल ठीक है, मुख्तसरन बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, कि आज जो आप लोगों की ख़ाफ लीग से मुलाकात हुई है और वजारत आला के बदले उनको कहा कि जी उन्होंने शायद 15 सीट्स की या सीट एडजस्टमेंट की बात कर ली है, तो ये इस पे कोई इत्तेफाक राय अभी तक हो सका है या डेडलॉक है? मुझे नहीं पता जी आज क्या हुआ। मैं तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ रैली में लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रही। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नूर आलम साहब की उन्होंने बात की है, तो ब्रेक के बाद नूर आलम साहब को ज्वाइन करवाएं जरा, उनसे बिल्कुल करें, मेरे ख्याल में उनके पास काफ़ी कुछ होगा कहना, है ना। चले लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो नूर आलम साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो कहते हैं कि शो कॉज नोटिस उनको इशू है, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्लिमानी पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन खिलाफ वोट देंगे, क्या उनको धमकियां मिल रही हैं वो भी हमसे शेयर करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे, और जब जुबैर साहब ने भी नूर आलम खान साहब की बात की, तो इस वक्त नूर आलम खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नूर आलम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नूर आलम खान साहब, आज जो वैसे तो काफ़ी दिन से ये बातें हो रही थी कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं जिनमें आपका भी शुमार होता है, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, और कल मैंने ट्रेड ग्राउंड से जब प्रोग्राम किया था तो फैसल जावेद ने भी कहा था कि 5 ने रब्ता कर लिया है, मजीद आ जाएंगे। आज वज़ीर आज़म ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द वापस आ जाएंगे मुनहरिफ अरकान, तो वो मुनहरिफ अरकान में एक आप भी हैं, आप कब जा रहे हैं PTI में वापस और वज़ीर आज़म के हक में वोट करने, एतमाद का वोट देने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। बात सबसे पहले तो हम हैं PTI के MNA, हमने जो रिस्पांस किया था ना जी, इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं
उस पे हमने इनको कह दिया कि एक तो आप मतलब ये जो इन्होंने जो झूठ की बातें की हैं तो उस पे तो खैर बहुत अफसोस हुआ। आज फिर भी मैं ये फिर कह रहा हूँ कि एज अ पीटीआई ये कह रहे हैं कि आपने पीटीआई छोड़ दी और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया। ना तो हमने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया है इस वक्त, ना हमने किसी के साथ अभी वो किया है। लेकिन हाँ ये है कि जहां तक आपने वोट देने और ना देने का वो है, वो तो जी उस वक्त जब बंदा जाएगा वहां पे बैठेगा तो फिर उस वक्त वो फैसला करेंगे। ये ऐसे नहीं होता। ये जो आप रियासत मदीना में क्या झूठ के एलिगेशंस लगाते हैं, क्या उसमें तोहमत लगाना इस्लाम में शरीयत में है? अच्छा, ये इस पे तो मैं आऊंगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त पीटीआई के मेंबर हैं, आप पीटीआई के एमएलए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने फैसला नहीं किया कि आप एतमाद का वोट वजीर आजम को देंगे या नहीं देंगे। बात ये असूल की बातें हैं। असूल ये कहते हैं ना, जमीर जाग गया। हमारा जमीर पहले से जागा हुआ है, हमारा जमीर कभी भी मरा हुआ नहीं है जी। पिछले 2 साल 2.5 सालों से मैं चीख रहा हूँ जी। करप्शन के खिलाफ ये बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने कहा कि जी ईसीएल में नाम डाल लें प्लीज, मेहरबानी फरमा करिए, आगे के 3 रोज इनका अकाउंटेबिलिटी कर लें। कोई नहीं हो रहा। आप जिस दिन देखें, आप जिस दिन सही अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे ना, तो आपके जो नैब में केसेस आपने दबाए हुए हैं वो सब खुल जाएंगे। अच्छा ठीक है, वो सब होगा नूर आलम खान साहब, लेकिन बहैसियत मेंबर पीटीआई और पार्लियामेंटेरियन यानी एमएनए पीटीआई, आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आप वजीर आजम को एतमाद का वोट देंगे या नहीं देंगे। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एक तो यहाँ पे ये जो बातें होती है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये तो आप मुझसे पहले ही से ले रही हैं कि आपने देना है नहीं देना। मैंने आपको बताया जब हम असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपको उस वक्त हम बता देंगे। हाँ ये बात है, यहाँ पे हुकूमत कोई भी वापस जो 13 या 14 या 16 या 20 जितने भी हैं, ठीक है ना, एक बात मैं इनका बता दूं कि जो असूलों और अपने हल्के के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, जो साफ बात करते हैं, जिनको बटरिंग नहीं आती, जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, वो पे वो महंगाई के खिलाफ पहले भी अब भी और फिर भी बात करेंगे। मतलब ये नहीं है वो खामोश नहीं रह सकते, गुलाम नहीं है, ये याद रखिएगा जी। अच्छा, कुछ लोग आप कह रहे हैं ना आपने पार्टी छोड़ी है और ना अभी आपने फैसला किया है, कल पता चले, जब वोटिंग होगी तो पता चलेगा। तो फिर आप सिंध हाउस में क्या कर रहे थे? हाँ जी, सिंध हाउस में क्या कर रहे थे? आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रही हूँ आपने पार्टी नहीं छोड़ी, अभी आपने फैसला भी नहीं किया कि वजीर आजम के हक में देंगे या खिलाफ देंगे, तो सिंध हाउस में क्या कर रहे थे? ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी, मैं इसलिए समझा नहीं आपका अच्छा सवाल। चले मैं बाद में पूछती हूँ। फहद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। फहद साहब। नूर आलम साहब, ये जो आज की तकरीर थी आपने सुनी होगी वजीर आजम की। हाँ जी जी जी। तो उसमें उस पे क्या रद्द अमल है आपका, यानी आपके या जो दीगर लोग जो कुछ नाराज थे उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होगा या इफेक्ट होगा? देखिए, मैं एक आपको सिंपल बता दूं। बात ये है, उन्होंने कहा ना कि एक बात उन्होंने की कि रिजाइन कर लेते, ठीक है ना जी। अब वो टाइम रिजाइन का चला गया है, सही है ना। रिजाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या अपने अवाम के लिए महंगाई के खिलाफ, क्या लोड शेडिंग के खिलाफ, क्या पार्लियामेंट्री और करप्शन के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं, क्या वो गुनाह है पार्लियामेंट्री पार्टी में और आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बार बार और उसके बाद भी आपको ना सुना जाए और उसके बाद आपको शो कॉज नोटिस दे दी जाए, फिर आखिर में आपको कह दिया जाए कि जी आपने 25 और 20 करोड़ रुपए लिए। मुझे जी मैं ये बता दूं, क्या मदीना की रियासत में ये झूठे इल्जामात हैं? जब मैंने ये कहा कि देखें जी, मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँगा, और अगर हमने पैसे लिए हो या पैसों पे वो है, और ये झूठे इल्जाम लगा सके, क्या ये जो साहिबान जो क्योंकि हम अदालत में भी इन लोगों के खिलाफ जाएंगे जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये कसम खा सकते हैं क्योंकि इनके साथ तो सारी हुकूमत है, इनको कौन सा मुश्किल काम है? ये बाकायदा रिकॉर्डिंग हर चीज सबूत निकाल सकते हैं, किसने पैसे लिए, किसने, सारी दुनिया और पाकिस्तान को खाली ये ऐसे स्टेज पे जलसों पे नामों लोगों को बेइज्जती करना,
दैट इज मतलब मुझे पता है, एक तरफ आप वहां पे बेइज्जती करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप ये आपके वजीर आते हैं, लोगों से मिन्नतें करते हैं कि जी आप वापस आ जाओ, ये वापस आ जाओ कैसे मतलब। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नूर आलम साहब, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। इनके पॉइंट है, एक तरफ उम्मीद करते हैं वापस आते हैं, दूसरी तरफ आप इन इल्जाम करते हैं, गालियां देते हैं, और फिर जो जबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो तो फिर आपको और दूर लेके चले जाएंगे ऐसे लोग। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इनकी बात को कंटिन्यू भी करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फहद हुसैन साहब, नूर आलम साहब भी हमारे साथ हैं, और मेरा ख्याल है ये पूछना बनता है वो जो कल फैसल ने कहा। हाँ, नूर आलम साहब, वो ये अभी जो कल नादिया गई थी ना, इन्होंने शो उधर से किया था जलसा गाह से, तो इनको वहाँ पे उन्होंने सेनेटर फैसल जावेद ने कहा था कि 5 लोग जो हैं जो मुनर्रिफ अराकीन है वो उन्होंने राब्ता किया है और वापस आना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई बात है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इस तरह की कोई वापसी हो रही है लोगों की? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे सामने जो हम भाई हैं, दोस्त हैं, जो मैनिफेस्टो पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनिफेस्टो पे चलने वाले लोग हैं, जो हम हैं, जो उसमें लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी, जिस पे लिखा हुआ था कि हम चीनी सब सस्ता देंगे, बिजली वो करेंगे, वो वाले लोग तो अभी तक इनको ये टोटल तादाद बता दें, टोटल तादाद बता दें साथ, आपके साथ कितने आप जैसे? और मैंने आपको बताया जो हम जैसे लोग हैं वो 22 से अबव हैं, मतलब जो काफी हैं जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कोई फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं? देखिए, मैं जी इसका तो नहीं बता सकता कि फेडरल मिनिस्टर हैं नहीं है, लेकिन मैंने जितने जो देखे हैं जी, मैं तो जो देखे हैं मैं उनका बता सकता हूँ, और किसी को नाम लेना इसलिए नहीं वो समझता। लेकिन एक बात है जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, एक तो हमने तो कसम खा ली है ना जी, ठीक है, हम क्या इस मदीने की रियासत में, क्या इस्लाम में माँ बहन बेटियों को गालियां देना क्या इजाजत है मदीने की रियासत में? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असहाबी ये काम करते थे कि किसी के माँ बहन बेटियों को गालियां देते थे? क्या ये कहते थे कि आप उनकी शादियों में नहीं, आपकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, आपके बेटों से कोई नहीं शादी करेगा, आपके घरों पे हमले होंगे? आप ये प्रोवोक करना, क्या ये शरीयत में या इस्लाम में या मदीना की रियासत में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आपके जरिए तमाम आलिम दीन, पाकिस्तान के, दुनिया के सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये है, और बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना क्या ये है? ये जरा प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि हम भी ये आयात और सूरत देखना चाहेंगे कि कहाँ पे ऐसे लिखा गया था। वहां पे तो मतलब ये मदीना की रियासत की बात करते हैं तो थोड़ा सा सोचा करें। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आप, दुरुस्त बात करें। थैंक यू वेरी मच नूर आलम खान साहब। मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए नादिया बीबी, मेरे हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी मतलब चाहे बेगम हो, माँ हो, किसी को नहीं छोड़ा गया। ये गालियां देते, थ्रेट्स दे दी गई हैं, तो उसके बाद ये, और फिर इनके वजीर रोजाना टेलीफोन और फिर मिन्नतें। तो यार तुम पहले तो वो अपना वो करो ना कि आपकी सोच क्या है, दिमाग क्या है। एक तरफ आप कहते हो कि हम गलत हैं, फिर दूसरी तरफ आप ये ऐसे काम करते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं। तो ये काम ना किया करे, थोड़ा सा सोचा करे। इसी वजह से ये मुल्क का ये हाल है। मुल्क फेडरेशन है, फेडरेशन के तौर पर दुरुस्त बात कर रहे हैं नूर आलम खान साहब। आसर के साथ वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। और ये एक अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल, माँ बहनों बेटियों पर आना, और बता रहे थे कि किस तरह से ये सब कुछ है, मेरा ख्याल है एक्सट्रीमली बिल्कुल है। और देखिए ना, ये तो कब ये रोना तो हम लोग कब से रो रहे हैं, यानी सहाफ़ियों पे जिस तरह के अटैक होते रहे कई सालों से, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अब ये कि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उन पे जब ये आया है तो जाहिर बात है शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि ये एक तरीके का एक एक्सेप्टेबल सा एक कल्चर बन गया है जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, दे आर द पायनियर्स। बड़ी दुख की बात है। और देखे ना, ये जो माहौल ख़राब हुआ है, जिसमें इतना ये एक जहर आलूद माहौल हो गया ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का है कि जिस तरीके से गालम गलोच और बदतमीज़ी और सख्त ज़बान इस्तेमाल करना अब ये नॉर्मल सी बात हो गई। बिल्कुल ठीक है।
एक और ब्रेक से वापस आते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो फहद हसन साहब की राय लेनी है। वो ये कि जब उन्होंने ये बात की कि कुछ अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कुछ अपने लोग कौन थे, कुछ जानते बूझते इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कौन थे, कुछ अनजाने में हो रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो कि कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हो, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात छुपी भी नहीं रह सकती। तो ये बड़े थोड़े से जूम आने जुमले थे, इशारा किसकी तरफ था। ब्रेक से वापस आते हैं तो फहद साहब से जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फहद हसन साहब, अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त आने पर मैं बताऊंगा और फिर मैं खामोश नहीं बैठूंगा वगैरह वगैरह। और उसके साथ फिर उन्होंने साथ में ये कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी एक तड़ी भी लगा दी, एक थ्रेड भी दे दी कि अब कुछ छुप नहीं सकता। तो ये कौन से ऐसे अभी मज़ीद उनके राज हैं या मज़ीद वो एक्सपो खुल के सामने आना चाहते हैं किसी के? मेरे ख्याल में देखिए, ये तो अब एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है। अगर कोई इतना बड़ा राज है इस वक्त, तो वो वही ख़त है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा तो देखिए, तकरीर में उन्होंने कोई इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं की कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, उन्होंने लोगों की तरफ इशारे किए, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने की जो बात की, फिर कहा कि जी उसके बाद जो है वो लोग जो है वो बाहर से पैसे लेकर और हुकूमतें तब्दील करवाते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, कंस्पिरेसी थियरीज में आप जाएं तो उसमें तो कोई एक वो ना ख़त्म होने वाली कहानी है। सवाल बड़ा जो है नादिया, मेरे ख्याल में वो ये है कि ये जो अब नया बयानिया बना रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि देखिए इसमें तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ तो हम जा रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, और उसमें नंबर्स इनके पास नहीं हैं, ये भी क्लियर होता जा रहा है। इसलिए आप नोट करें कि आज उन्होंने ये तकरीर में भी कहा कि जब आप वोट डालने जाएंगे लोगों पे तो आपने नज़र रखनी है, क्योंकि लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। उनको रिपोर्ट्स वही मिल रही हैं कि लोग वापस नहीं आ रहे। तो ये तमाम तर जो स्पीच थी और उसके अंदर जो ये इस तरह की हिंट्स थी और कुछ राजों की बात करना और कहना कि जी सोशल मीडिया में सब कुछ बाहर आ जाएगा, ये वो एक नया बयानिया बुना जा रहा है जो इस्तेमाल में आएगा आने वाले दिनों। मुझे क्यों निकाला वाला, मुझे क्यों निकाला वाला पार्ट 2 है ये। अच्छा। और उसकी तैयारी जो है, वैसे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कल इमरान खान भी यही कह रहे होंगे मुझे क्यों निकाला, तो कोई और भी निकाल रहा है इमरान खान को, ये सिर्फ वाकई सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाएंगे? देखिए, ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है, ये आज क्यों आई है? 8 से साल पहले या 2 साल पहले या 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले क्यों नहीं आई? उसकी क्लियर वजह है कि माहौल ऐसा बना है पिछले 6-8 महीने में जिसमें ऑपोजिशन को ये लगा कि जी हम अब ये इस तरह का मामला जो है वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी न्यूट्रलिटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जी न्यूट्रल होना भी एक पोजीशन लेना है। ये भी एक तरीके से एक आप उसको उसकी तशरीह कर सकते हैं। बहरहाल आप कान को इस साइड से पकड़े उधर से, बात ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जब से न्यूट्रलिटी का फैक्टर इस इक्वेशन में आया है तब से खान साहब की सियासी पोजीशन जो है वो। लेकिन ये न्यूट्रलिटी का फैक्टर आया क्यों है? मतलब हम ये देख रहे थे कि कुछ दिन पहले, बहुत पुरानी कोई बात नहीं है, शेख रशीद साहब कह रहे थे कि उनका हाथ जो है वो इमरान खान के सर पर है। उनका हाथ, मतलब जिनकी वो बात कर रहे थे कि अपोजिशन की गर्दन पर तो हो सकता है, उनके ऊपर नहीं हो सकता, तो फिर ये अचानक हाथ हटा क्यों? कैसे? शेख साहब तो ये भी कह रहे हैं ना नादिया कि जी हम अब कहीं नहीं जा रहे और हम इधर ही हैं। हालांकि अब उनकी बातों भी यकीन लोगों ने थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया। अब अर्ली इलेक्शन की भी बात, अब वो अर्ली इलेक्शन की बात, वही जो कह रहे थे कि जी पूरे 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। बहरहाल देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मुश्किल और लंबा इसका जवाब हो सकता है कि ये मामलात 1 पेज वाले क्यों नहीं 1 पेज पर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये पिछले कुछ साल से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, इरिटेंट्स थे जो इस रिलेशनशिप में पैदा हो रहे थे, और उससे मामलात कुछ हद तक जो एक मुकम्मल तौर पर जो एक ट्रस्ट था वो रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा था। लेकिन असल जो गड़बड़ हुई है ना, वो वही हुई है जो 8 से 7-8 महीने पहले या 6 महीने पहले जो अपॉइंटमेंट के ऊपर हुई है, वहां से हुई है नोटिफिकेशन वाली। और वो यानी बिल्कुल पब्लिकली हुई है ना, सबके सामने हुई है। ये तो नहीं कि कोई खामोशी से मीटिंग में हो गई। उसके बाद से मेरे ख्याल में वो कोशिश भी नहीं हुई कि मामलात को जोड़ा जाए। लेकिन फर्ज साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है? मतलब एक हिस्ट्री हम बना ही नहीं सके कि कोई वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल करे, अगर ये भी चले जाते हैं तो। देखिए, एक तरीके से आपकी बात ठीक है कि जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और हम लोग कहते हैं कि जी 5 साल जो है मुकम्मल हो। लेकिन ये जिस तरीके से अगर ये इनको शिकस्त होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में,
तो ये भी एक हमारी जमहूरियत और पार्लियामेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन अगर ये इंप्रेशन है जो आपने कहा कि न्यूट्रलिटी का मतलब भी एक पोजीशन लेना है, या वो जो एक पेज नहीं रहा था, तो इस इंप्रेशन के साथ एक और वजीर आजम का निकलना ये अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में डिपेंड करता है अब तशरीह कैसे ले, क्योंकि देखिए ना, अगर तो जो है वो अपने जोर बाजू से ऑपोजिशन इनको हरा रही है और उनको मदद कोई नहीं मिल रही, मदद कोई नहीं मिल रही, तो उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा फहद हुसैन साहब के थैंक यू वेरी मच आज के मेरे शो के लिए टाइम के, क्योंकि जो शो फहद हुसैन साहब अपना 8 बजे करते हैं वो नज़र हो गया था इमरान खान साहब की तकरीर के। मेरे ख्याल है 11 बजे आपने वो शो अपना करना है, तो अभी न्यूज़ ब्रेक के बाद जो है वो फहद हुसैन साहब अपना शो भी करेंगे। तो कीप वॉचिंग और नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।